गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसमें हमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से स्टार्ट करना है। इससे पहले हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखे उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हैं। अब आज हमें ये एक बार स्प्लिटिंग ऑफ वाटर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने जेड स्कीम में क्या देखा था? हमने जेड स्कीम में देखा था कि जब सनलाइट आती है, सनलाइट से फोटो सिस्टम 2 पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, जंप करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन्हें पकड़ लेता है। वहाँ से क्या होता है कि एक तो पहले तो थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज़ होती है, वो किस में, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में प्लस वो ऐड होके एटीपी बनाती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू फोटो सिस्टम 1 में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ के जो फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एक्साइटेड होते हैं, उन्हें भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ लेता है और उसके बाद में वो आगे जाके NADP से NADPS2 बनाते हैं। हमने ये पूरा देख लिया था। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक शेप की वजह से इसका नाम जेड स्कीम था। ये ऐसे जेड बन रहा है, इसकी वजह से इसका नाम जेड स्कीम था। अब इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पढ़ना है। क्या होता है कि जब ये देखो इनडायरेक्टली हो क्या रहा है कि जो फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड हो रहे हैं, जंप कर रहे हैं और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जब इन्हें पकड़ रहे हैं तो यहाँ से कुछ एनर्जी पहले रिलीज़ करके एटीपी बनाते हैं और फिर सारे के सारे फोटो सिस्टम 2 में चले जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 में चले जाते हैं फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या ये जगह खाली रह गई। यहाँ पे क्या होता है कि वाटर स्प्लिटिंग होती है तो जो वाटर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो फोटो सिस्टम 2 के अपने खुद के इलेक्ट्रॉन थे वो वापस नहीं आ पाते, वो क्या करते हैं, वो फोटो सिस्टम 1 में चले जाते हैं। फोटो सिस्टम 1 के जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए हैं वो क्या करते हैं, वो NADPS2 बना लेते हैं। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है वो हमेशा फोटो सिस्टम 2 में होता है। इसमें क्या हो रहा है कि वाटर स्प्लिट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग हुए, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा और 2 हाइड्रोजन के आयन्स हो गए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे, इसके जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो आगे जा कर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उन्हें पकड़ लिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू फोटो सिस्टम 1 में आ गए। फोटो सिस्टम 1 के जो अपने खुद के इलेक्ट्रॉन थे वो भी एक्साइटेड हुए होंगे सनलाइट पड़ने पर, वो भी एक्साइटेड हुए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उन्हें भी पकड़ लिया और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे NADPS2 का फॉर्मेशन हुआ। यही चीज़ NCERT में लिखी हुई है। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन दैट वर मूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 मस्ट बी रिप्लेस्ड अचीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब ये क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 के हैं, अगर फोटो सिस्टम 2 की जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन्स पकड़े हैं वो वापस से उधर आ जाएंगे तो साइकिल आगे बढ़ेगा ही नहीं। वहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है और वाटर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उधर पे फोटो सिस्टम 2 की जगह पे चले जाते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने से आगे ये साइकिल पूरा चलता है। वही चीज़ इसमें लिखी है कि अचीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द फोटो सिस्टम 2। इसमें क्या है, वाटर स्प्लिट इनटू 2 हाइड्रोजन आयंस, ऑक्सीजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। This create oxygen and net product of photosynthesis. ये लिखे electron needed to be replaced those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2. अब इसमें water splitting complex is associated with the photosystem 2 located in inner side of membrane of thylakoids. ये याद रहना चाहिए कि ये कहाँ पे होते हैं, located in, मतलब ये ज़्यादातर कहाँ होंगे, लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड, और वाटर स्प्लिटिंग फोटो सिस्टम 2 में ही होगी। फोटो सिस्टम 2 में ही होगी। क्या हो रहा है कि वाटर स्प्लिट हो रहा है, जब फोटो सिस्टम 2 पे जो लाइट पड़ रही है, जो धूप की लाइट पड़ रही है उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, वाटर स्प्लिट जो हुआ उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए फोटो सिस्टम 2 की जगह पे। फोटो सिस्टम 2 की जगह पे अगर उसके इलेक्ट्रॉन आ गए तो जो उसके अपने इलेक्ट्रॉन थे फोटो सिस्टम 2 के वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़ लिए, वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास होके फोटो सिस्टम 1 में चले गए। फोटो सिस्टम 1 के जो अपने इलेक्ट्रॉन थे वो भी एक्साइटेड थे, वो एक्साइटेड होके उन्होंने जंप की तो क्या हुआ, उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़ लिया
और वहाँ से NADPH2 बना दिया। ये पूरा का पूरा ये समझ आया कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे होता है? अगर नहीं आया आप मेरे से कमेंट में दोबारा भी पूछ सकते हो। इसके बाद हम करेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता क्या है? इसमें क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या होता है कि इसमें ATP फॉर्मेशन होगा, किस किस से होगा? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से सनलाइट की प्रेजेंस में। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक हम डिटेल में देखेंगे। फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसमें क्या लिखा है? एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ATP carry the energy in chemical bond, the process through which ATP is synthesis by the cell in mitochondria and chloroplast. This is called phosphorylation. इसमें सबसे पहले बताया है कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। पहले ये भी तो पता हो ना कि फॉस्फोराइलेशन होता क्या है। ये होता है ATP फॉर्मेशन होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। अब फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP फॉर्मेशन। फोटो का जो मीनिंग होता है वो होता है लाइट, मतलब फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसकी वजह से इसका नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसमें और क्या है? ATP is synthesized by cell in mitochondria and chloroplast, named photophosphorylation. And photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in presence of light. When two photosystems work in a series, photosystem 2 and photosystem 1, called non-cyclic photophosphorylation. इसका क्या मतलब है? ये हमने पूरा Z स्कीम में देखा ना, क्या हो रहा था कि जब लाइट पड़ रही थी फोटोसिस्टम 2 पे आ रही थी, फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन्हें पकड़ रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आगे ट्रांसफ़र हो रहे थे फोटोसिस्टम 1 में। फोटोसिस्टम 1 के जो थे वो एक्साइटेड होके NADPH2 बना रहे थे। ये पूरा का पूरा नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है। ये लिखा है 2 फोटोसिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तो हमने देख ही लिया कि फोटोसिस्टम 2 के जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिन्हें पकड़ रहा है वो ट्रांसफ़र होकर फोटोसिस्टम 1 में आ रहे, किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। इसमें और इसी को हम कह रहे थे Z स्कीम। बोथ ATP एंड NADPH2 आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ फ्लो। और इनमें दोनों में, पहले वाले में क्या हो रहा है, जब फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे थे वो क्या बना रहे थे? वो बना रहे थे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP। वहाँ पे हो रहा था ATP का फॉर्मेशन। ये यहाँ पे दे भी रखा है, ये इधर पे पहली बार में हो रहा है ये ATP का फॉर्मेशन। जब ये फोटोसिस्टम 1 के भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे और वहाँ से वो बना रहे थे NADPH2। फिर आते हैं when only photosystem 1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and photophosphorylation occur due to cyclic flow of electron. अब क्या है? अब इसमें से फोटोसिस्टम 1 का है, जिसमें क्या है, ये जो इसका पिगमेंट है ये P700 है, मतलब 700 तक की नैनोमीटर की लाइट है। अब वो कितना कर सकता है? फोटोसिस्टम 2 में हमने देखा था कि सिर्फ 680 तक या उससे कम की लाइट एक्सेप्ट होगी। इसमें क्या है, उसके ऊपर वो काम नहीं करेगा। इसमें क्या है, इसमें ये जब धूप की लाइट पड़ रही है तो ये जो फोटोसिस्टम 1 है P700, ये इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वापस, पहले इन्होंने ATP बना लिया और उसके बाद में वापस ऐसे आ गए। ये प्रोसेस ऐसे ऐसे होता रहेगा। इसको बोलते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस। इसमें पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, पहले यहाँ पे धूप की लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के जो थे वो एक्साइटेड हुए, जंप किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उन्हें पकड़ लिया, ATP का फॉर्मेशन हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू वापस इधर आ गए, फिर ये ऐसे जाएंगे, फिर ये वापस ऐसे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं साइक्लिक फ्लो। ये जो साइक्लिक फ्लो है ये सारा का सारा होगा का पॉसिबल लोकेशन वेयर कुड बी हैपनिंग इन स्ट्रोमा लेमिला। स्ट्रोमा लेमिला में और मेम्ब्रेन और लेमिना ऑफ ग्रेना जो है हैव बोथ फोटोसिस्टम 1 and 2।
The stromal lamella membrane lack photosystem 2 as well as NADP reductase enzyme. जो फोटोसिस्टम 2 है उसमें क्या होगा कि फोटोसिस्टम स्ट्रोमा लैमेला में क्या होगा, फोटोसिस्टम 2 जो है वो नहीं होगा और साथ में NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होंगे. द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास टू NADP but is cycle back to the photosystem 1 complex through the electron transport chain. This cyclic flow hence result only in synthesis of ATP. ये हमने अभी ऊपर देखा कि इसमें क्या हो रहा है ये जैसा हमने अभी ऊपर देखा ही फोटोसिस्टम 1 में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ ATP फॉर्मेशन हो रहा है, NADPS2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा. तो इसमें वही बताया साइक्लिक फ्लो हेंस रिजल्ट ओनली द सिंथेसिस ऑफ ATP बट नॉट NADPS2. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन also occur when the only light of wavelength beyond 680 are available for the excitation. ठीक है, ये होगा कब, ये हमें पता ही है कि फोटोसिस्टम 1 जो है वो हमेशा ही बियॉन्ड 680 के पे काम करेगा. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वहीं पे होगा जब ये जो वेवलेंथ जो है ये 680 अबव होगी, 680 नैनोमीटर अबव होगी, तभी ये काम करेगा. ये आप लोगों को साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों समझ आया होगा पूरा. ठीक है, एक बार मैं ब्रीफ में एक बार फिर से बता देती हूँ. साइक्लिक सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 में हो रहा है और ये होगा कहाँ पे, स्ट्रोमा लैमेला या फिर ग्रेना मेम्ब्रेन में होगा. इसमें क्या होता है कि NADPS2 और ATP का फॉर्मेशन होगा. इसमें क्या है, H2O स्प्लिट नहीं होता, H2O हमेशा ही फोटोसिस्टम 2 में होता है. ऑक्सीजन और H2O स्प्लिट नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं होगा. और क्या होता है इसमें, ये याद रहना चाहिए कि होगा कहाँ, स्ट्रोमा लैमेला या फिर ग्रेना मेम्ब्रेन में होगा. अब फोटोसिस्टम 2 जो है उसमें नॉन साइक्लिक होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक ही होगा. फोटोसिस्टम 1 में साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों हो जाते हैं, लेकिन फोटोसिस्टम 2 में सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक होता है. सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक होगा. इसमें Z स्कीम बन रही थी, Z स्कीम का हम पूरा देख ही चुके हैं. इसमें क्या है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 680 नैनोमीटर की लाइट हो सकती है, वरना वेवलेंथ हो सकती है, वरना इससे कम की ही होगी. स्ट्रोमा लैमेला में ये एब्सेंट होता है फोटोसिस्टम 2. यहाँ पे H2O स्प्लिट होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ATP फॉर्मेशन होगा ही होगा. यहाँ NADPS2 नहीं बनेगा, सिर्फ ATP फॉर्मेशन हो रहा है. ये पूरा हो गया फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2. फोटोसिस्टम 2 हमेशा नॉन साइक्लिक में होगा. फोटोसिस्टम 1 साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों में हो सकता है. हमने साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों देख लिया. फॉस्फोरिलाइजेशन मैंने अभी बताया था कि क्या होता है कि ATP फॉर्मेशन होता है, ATP सिंथेसिस कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिलाइजेशन. फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन क्या होता है कि जब ATP फॉर्मेशन होगा लेकिन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में जब होता है तो उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन. अब इसके बाद आता है, पहले तो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, दोबारा कोई चीज़ रिपीट करानी है वो भी पूछ सकते हो. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. ये याद रखना कि जब भी साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस होगा तो उसमें सिर्फ एक बार ही साइकिल मूव हो रही है. फोटोसिस्टम 1 में जब बात हो रही थी तो उसमें ATP फॉर्मेशन हो रहा था, NADPS2 H2O स्प्लिट, ऑक्सीजन रिलीज कुछ भी नहीं हो रहा था, ये याद रखना. जब वो नॉन साइक्लिक था तो उसके अंदर सब बन रहे थे, क्योंकि पहले फोटोसिस्टम 2 से एक्साइटेड होकर फोटोसिस्टम 1 में जा रहे थे, वहाँ से पहले फोटोसिस्टम 2 से एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन्हें पकड़ रहा था, वहाँ से ATP फॉर्मेशन हो रहा था, फिर फोटोसिस्टम 1 में आ रहे थे, फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जा रहे थे, वहाँ से NADPS2 भी बन रहा था और इसमें H2O स्प्लिट भी हो रहा था. तो नॉन साइक्लिक में सब होता है, सिर्फ इतना याद रखना कि नॉन साइक्लिक में सब होगा. क्या होगा कि ATP फॉर्मेशन भी होगा, NADPS2 भी बनेगा, H2O स्प्लिट भी होगा, ऑक्सीजन रिलीज भी होगा. ये है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. ATP synthesis is linked to the development of proton gradient across the membrane of thylakoid.
अब इसमें है कि ये तो हमने रफ पढ़ लिया ना कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलते हैं तब जाके ATP बनता है, ये सारी चीज़ हमने रफ पढ़ी। अब इसमें किस में कैसा पोटेंशियल ग्रेडियंट से प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन ये सब कैसे हो रहा है, थैलेकॉइड्स में कहाँ पे हो रहा है, और फिर इनमें से कौन से आयन से क्या चीज़ बनेगी, ये हम डिटेल में देखते हैं इसमें कि ATP वो मतलब डायरेक्टली बनता कैसे है, इसमें पूरा डिटेल में वो समझाया गया है। ATP सिंथेसिस इज लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या होता है कि ATP सिंथेसिस तब होता है जब प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस थैलेकॉइड्स में। प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड इनसाइड द मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन होता है वो इनसाइड द मेम्ब्रेन होता है, मतलब ल्यूमन में होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन होता है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में उसमें। और फिर व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन एक्यूमुलेशन कहाँ होगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी इन्होंने पूरा स्टेप्स में समझाया कि सबसे पहले स्टेप में क्या होगा। सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस इनसाइड द मेम्ब्रेन, प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस विद इन द ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड। क्या हो रहा था कि जब सबसे पहले क्या हो रहा था कि वाटर स्प्लिटिंग हो रही थी, तो जब वाटर स्प्लिटिंग होती है इन मेम्ब्रेन के अंदर तो क्या होता है, प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन्स जो होते हैं वो बनते हैं एंड विद इन, और ये सारे के सारे जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड्स, ये सारे के सारे कहाँ होंगे, ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड। फिर क्या होगा, एज द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू अ फोटोसिस्टम प्रोटॉन ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे जैसे फोटोसिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने शुरू करते हैं, इनमें क्या होता है, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस हैपन बिकॉज, ऐसा होता क्यों है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकेटेड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर्ड इट टू द इलेक्ट्रॉन, नॉट टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर बट द हाइड्रोजन कैरियर। इसका क्या मतलब है, ये अभी मैं पूरा फिगर से समझा दूंगी। इसमें प्राइमरी एक्सेप्टर है प्लास्टोक्यूनोन, वो क्या ये बताना चाह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन कैरियर भी वही होता है। ये लिखा हुआ है, इट नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू द हाइड्रोजन कैरियर एंड रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा लेमिला ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन। While the molecule passes through the electron to electron carrier inside the membrane, the proton is released into the inner side of the lumen of the membrane. देखो ये इन्होंने समझाया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ये फोटो सिस्टम 2 है। फोटो सिस्टम 2 पे जब लाइट आ रही है, ये बाहर का पूरा है स्ट्रोमा, ये वाली जो है ये है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये फोटो सिस्टम 2 पे जब लाइट पड़ रही है तो क्या हो रहा है कि इसके जो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सबसे पहले हाइड्रोजन स्प्लिट हो रहा है, वो ऑक्सीजन स्प्लिट हो रहा है, ऑक्सीजन स्प्लिट हो रहा है हाफ O2 प्लस हाइड्रोजन आयंस में। ये यहाँ से स्प्लिट होके ये यहाँ पर लिखा हुआ है PQ। PQ का मतलब है ये प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन से यहाँ पर अब ये क्या है, प्लास्टोक्यूनोन जो है ये इसके पास 2 हाइड्रोजन ये लेगा कहाँ से, स्ट्रोमा से, और उसके बाद में ये बना लेगा PQH2 का फॉर्मेशन होगा, PQH2 बनेगा, और उसके बाद ये यहाँ से आगे जाके बनाएगा, ये है साइटोक्रोम B6। इसके बाद बनेगा ये प्लास्टोसाइनिन। अब ये देखो ये दोनों थे, ये है मेम्ब्रेन के अंदर की साइड को, ये अंदर की ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर की साइड को है ये जो बने हुए हैं ये बाहर की साइड को बने हुए हैं। ये लिखा भी हुआ है NCERT में, ये सेम लाइन वही लिखी हुई थी, रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल पासिस थ्रू द इलेक्ट्रॉन कैरियर और ऑन द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, द प्रोटॉन इज रिलीज ऑन द इनर साइड ऑफ ल्यूमन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। फिर क्या हो रहा है, NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन, along the electrons come to the acceptor of electron of photosystem 1. Protons are necessary of reduction of NADP to NADPH2. These protons are removed from the stroma. अब इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। ये लास्ट में हमने 3rd पॉइंट में पढ़ा है, NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड इन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये रही यहाँ पर
उसके बाद में अलोंग द इलेक्ट्रॉन कम टू द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1। ये जब ये प्लास्टोसाइनेंसिंग यहाँ पे आया फोटोसिस्टम 1 में, प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP से क्या बन रहा है यहाँ पे NADPS2, यहाँ पे NADP से NADPS2 बन रहा है। ये हमने देख लिया कि NADP से NADPS2 ये बन रहा है, ये हमने देख लिया रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टू NADPS2। ये हो किसकी वजह से रहा है FNR ये सिर्फ और सिर्फ डायग्राम में ही दे रखा है, इसका NCERT में लाइंस में कहीं पे कोई फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ, कोई चीज़ नहीं दे रखी। ये होता है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। FNR की फुल फॉर्म होती है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये कहाँ होता है लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये देखो ये स्ट्रोमा के साइड पे लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा ये बाहर का स्ट्रोमा है ना, इसके साइड पे लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हो रहा था तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ। यहाँ पे जब PQS2 प्लास्टोक्विनोन जब यहाँ पे बना था तो PQS2 जब बनने के बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन आया था। ये दोनों यहाँ आगे जाके ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ पे क्या है कि ये अंदर की साइड ल्यूमन की साइड पे जो है ये हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जो बाहर है स्ट्रोमा में वहाँ का पोटेंशियल ग्रेडियंट लो है, हाई इनसाइड है लो आउटसाइड है। अब देखो ये चीज़ NCERT में लिखी हुई है, प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीजेज इन नंबर वाइल द ल्यूमन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स। क्या हो रहा है अंदर की साइड पे तो प्रोटॉन्स ये एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन है और बाहर की साइड पे प्रोटॉन्स कम है, तो क्या होगा इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एज वेल एज मेजरेबल डिक्रीज इन pH ऑफ इन द ल्यूमन। क्या होगा और जो ल्यूमन का pH है वो भी कम हो जाएगा। दिस gradient important because it break down of the gradient that lead to the synthesis of ATP। इसकी वजह से ये जो हाई की तरफ से लो के पास आएगा, इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पे ATP सिंथेसिस बनेगा। दिस ग्रेडियंट इज ब्रेक डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ द CF0 ऑफ द ATP सिंथेस। इसमें एक बार और देखो, इसमें ये जो पहला वाला है ये है CF0 ये क्या है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पहला वाला। जो दूसरा वाला है ये CF1, इसको हम हेड पीस भी बोलते हैं, हेड पीस टुवर्ड्स स्ट्रोमा एंड यहाँ पर होता है ATP सिंथेस। ये यहाँ पे दे रखा है CF0 CF0 is embedded in the thylakoid membrane and form transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of the proton across the membrane। इसमें क्या हो रहा है कि हाई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट से लो पोटेंशियल ग्रेडियंट में जा रहे हैं, हाई टू लो में ही जाते हैं नॉर्मली। देखो इसमें हमने ये देखा था कि यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन आया, यहाँ से आया, ये वाले हाइड्रोजन आयन को हमें बाहर भेजना है, ये यहाँ से आ रहे हैं हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट से लो में आ रहे हैं। बट जब कोई किसी भी चीज़ की हेल्प लेके आते हैं तो उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये हमने देख लिया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और जो दूसरा वाला है CF1 एंड प्रोड्यूस on the outer side of thylakoid membrane of the side that faces the stroma. The breakdown of the gradient provide the enough energy CF1 particle of the ATP synthase which make the enzyme synthesis several molecule of energy packed ATP। ये लास्ट लाइन में लिखे breakdown of the gradient provide enough energy, इनसे बहुत energy provide enough energy and CF1 particle of the ATP synthesis which make the enzyme synthesis several molecule of energy packed ATP। अब इसमें मतलब इनमें इनडायरेक्टली चाहिए क्या क्या होता है हमको, कीमोऑस्मोसिस के लिए हमें चाहिए होता है मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ATP सिंथेस, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। ये सारी चीज़ें हों, ये PYQ है कि कीमोऑस्मोसिस रिक्वायर्ड्स क्या क्या चाहिए होता है, मेम्ब्रेन,
proton pump, proton gradient, ATP synthesis. Energy is used to pump proton across the membrane to create a gradient or a high concentration of proton within the thylakoid lumen. हमने देखा था कि अंदर जो ल्यूमन की साइड थी, अंदर वाली साइड, वहाँ पर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट था वो ज़्यादा था. ATP synthase has a channel that allow diffusion proton back across the membrane. जो ATP synthase है वो क्या करता है, इनको अलाउ करता है डिफ्यूजन को. ये ATP की हेल्प लग रही थी, इस वजह से हम बोल रहे थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है. दिस release enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyze the formation of ATP. तो वहाँ से क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड along with the NADPH produced by the movement of electrons. The ATP will be used immediately in biosynthetic reaction taking place in stroma responsible for CO2 and synthesis of sugar. ये ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ATP. अब क्या है, along with the NADPH produced by the movement of electron. अब इसमें क्या है कि NADPH जो बन रहा है, ATP will जो ये NADPH बन रहा है प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ATP विल बी यूज्ड इमीडिएटली इन बायोसिंथेटिक रिएक्शन. ये क्या हो रहा है कि बायोसिंथेटिक रिएक्शन में ATP फटाफट यूज हो रही है और क्या बना रही है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर CO2 फिक्सेशन एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर. ये यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस यहाँ पूरा कंप्लीट हुआ. अगर किसी को कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो. कोई चीज़ दोबारा रिपीट करानी हो तो वो भी पूछ सकते हो. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो. नेक्स्ट में हम करेंगे वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज़. ये सारे के सारे यूज़ कहाँ होते हैं, C4 C3 साइकिल आएगी. ये सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे. बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो. थैंक यू.